एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं जीव की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमारी जो सेल थी उसको देखा था हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था। कहाँ देखा था? एक कॉर्क के सेल पे देखा था। वो भी क्या थी? जड़ थी, और क्या कहते हैं, छोटे छोटे कोष्ठक बनाते थे। ठीक है। अब उसके जो संरचना थी, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर था, वो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, जो हेक्सागोनल था, जो हेक्सागोनल टाइप के होते हैं, उस टाइप का था उसका। ठीक है, हेक्सागोनल टाइप का था। ठीक। तो उस रॉबर्ट हुक ने जो किया, वो देखा था, वो क्या कब देखा था? 1665 में देखा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने देखा था। कौन सी सेल को देखा था? डेड सेल को देखा था, और उसको नाम दिया सेल। और सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। सेल का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। ठीक है। और किसी भी सेल को अगर मुझे एनालाइज करना है या फिर उसके बारे में जानना है, तो क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करूँगा। सही बात है। तो आगे आ जाए। यहाँ पे डिटेल किस तरीके से दिया गया है ना, देखो आपको बहुत डिटेल से जानना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ से कम तीन क्वेश्चन में अलग डिफरेंट टाइप के फॉर्म बना सकता हूँ। MCQ या फिर क्या कहते हैं, एसेशन, बहुत टाइप के क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने वहाँ से ऐसा डाला हुआ है। ठीक है। और मैं हाईलाइट करके लाया हूँ जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अब एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव मतलब जिन पे एक ही सेल होती है, मतलब एक मात्र सेल होती है, और वही पूरा काम करती है, कि मतलब पाचन, सेक्रेशन, फिक्सेशन, सारा वही करती है, सारा वर्क वही करती है। ठीक है। तो उसे बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, मतलब एक कोशिकीय सेल, मतलब यूनिसेलुलर सेल्स। ठीक है। तो वो उसके एग्जाम्पल क्या हमारा अमीबा, क्लैडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये चीज़ें। ठीक है। अब बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? उन पे जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, क्या अनेक सेल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं? सम्मिलित होकर विभिन्न कार्य करते हैं, संपन्न करते हैं, जिन अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारा फंगस हो गया, जिसको फंजाई या कवक कहते हैं, प्लांट हो गया, एंड एनिमल्स हो गया, मतलब पादप एंड जंतु हो गए। ये चीज़ें हमारे पास होती है। उसके बाद बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो किस तरीके से हमारा रॉबर्ट हुक ने कहाँ देखा, उसके बाद किसने देखा, उस पर किस तरीके से सेल का डिस्कवरी हुई, उसके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारा रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था 1665 में। ठीक है। कब देखा था? कहाँ देखा था? कॉर्की की पतली जड़ में, जिसमें सूक्ष्मदर्शी से देखा था उनने। उसके बाद है एंटोनी वॉग लीवनहॉक, मतलब यहाँ लीवनहॉक लिखा हुआ है सिर्फ। मैं बता देता हूँ कि उनका नाम, पूरा नाम था एंटोनी वॉग लीवनहॉक। 1674 में सबसे पहले उनने क्या कर देखा? तालाब के जल में देखा एक स्वतंत्र जीव, मतलब कि जीवित कोशिका, मतलब जो लिविंग है, उन लिविंग सेल को देखा। ठीक है। सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी वॉग लीवनहॉक ने 1674 में देखा था। ठीक है। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र को देखा, मतलब न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस की खोज की उसने 1831 में। उसके बाद आए हमारे J.E. पुंकेजन आए। पुंकेजन ने 1839 में जो है प्लाज्मा जीवदेव नाम दिया, मतलब कि जो भी फ्लूइड होता है कोशिका के अंदर, उसको जीवदेव नाम दिया। उसके बाद बात करते हैं हमारा, उसके बाद दो साइंटिस्ट आए। कौन है भाई? हमारे स्लीडन एंड स्वान आए। क्या? स्लीडन एंड स्वान आए। उन लोगों ने सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो सेल्स होते हैं, वो किससे मेडअप होते हैं? उनके मूलभूत इकाई से ही मेडअप होते हैं। ठीक है, बने होते हैं। ठीक। उसके बाद आया रोडो विर्चो। यहाँ पे सिर्फ विर्चो लिखा हुआ है, मैं पूरी आपको लाइन बताता हूँ कि पूरा नाम था उनका रोडो विर्चो। ठीक है। रोडो विर्चो जो थे, उनने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, और उनने बोला कि सभी जो कोशिका है पुनरावर्ती कोशिकाओं से बने होते हैं। आगे आप पढ़ोगे, आगे वाली क्लास में पढ़ोगे, जब आप इसके बाद चले जाओगे, तो आप वहाँ पढ़ोगे ओमनी सेलुला ई सेलुला पढ़ोगे। क्या? ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो किसने वर्ड दिया था? हमारे रोडो विर्चो ने दिया था। ठीक है। उसके बाद 1940 के बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए थे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ गए थे, जिससे कि कोशिका की जटिल संरचनाओं के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। इस डिटेल इसमें इतना लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ। देखो, यहाँ से आपको डायग्राम को देख के पता चलना चाहिए कि कौन सा डायग्राम क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, डायग्राम को देख के ही पता चलना है। जैसे क्या है? चिकनी पेशी है, स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल सेल्स है, ये रुधिर कोशिका में RBC है ये। ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, हमारे पास तंत्रिका नर्व सेल्स है, अंडाणु है, स्त्री कोशिका, मतलब क्या है इसका नाम? डेंड्राइट्स है ये, और शुक्राणु मतलब स्पर्म है ये, और फैट सेल्स है। ठीक है। आइए आप बात करते हैं। देखो, कोशिका की आकृति एवं आकार। क्या? कोशिका की आकृति एवं आकार जो है विशिष्ट कार्यों के लिए अनुरूप होते हैं, मतलब कि आकार जो है, उसकी आकृति जो है एक विशिष्ट कार्य, मतलब कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है, बनाती है। ठीक।
कोशिका अपना आकार बदल सकती है, बदलती है। आप ऐसी कोशिका का नाम बताओ जो अपना आकार बदल सकती है, वो है हमारी अमीबा। एक कोशिकीय जीव है वो एक अमीबा है, ठीक है। कुछ आकार में क्या रहती है, स्थिर रहती है, जो अपना आकार नहीं बदलती है। इन कोशिकाओं के लिए विशिष्ट उदाहरण क्या है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका नर्व सेल्स जो है उसका आकार कभी बदलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन मतलब कार्य का, मतलब कि जो वर्क होता है उसका क्या होता है, बंटवारा होता है। अगर आप घर पे हो तो आपको बोलती है मम्मी बेटा झाड़ू लगा दे, क्या कहते हैं अपनी बहन से क्या बोलेंगे बेटा बटन दे दे, तो क्या होता है काम का बंटवारा होता है, जिससे कि काम अच्छे से और कम समय में हो सके। तो इसलिए बहुकोशिकीय सेल्स में ऐसा ही होता है कि श्रम का विभाजन होता है। जैसे मनुष्य में आप देख सकते हो कि मनुष्य के सेल्स में आप विभिन्न अंगों को देखोगे तो उनके अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट को देखोगे तो ब्लड को पंप करना, क्या कहते हैं हमारा स्टमक को देखोगे तो क्या कहते हैं फूड का पाचन करना, ठीक है। इस तरीके से होता है। और तो ऐसी प्रत्येक कोशिका विशिष्ट घटक होते हैं, ऐसी जिसे कोशिकांग कहते हैं। कैसे कोशिकांग कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। कोशिकांग कहते हैं जो ऐसी कोशिकाएं जो क्या कहते हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, उसे कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। कोशिकांग देखो, कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है जिसे कोशिका में नए पदार्थ निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि होता है, ठीक है। इस बात में चर्चा होगी, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं, मतलब कि कोशिका के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, कोशिकांग देखने को मिलता है। वो छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना होता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन यूज करती है, मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन काम करती है, ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास जो है हमारे कोशिका की संरचना, जो है कोशिका किससे बनी है, उसकी संरचना संगठन के बारे में जानते हैं। देखो प्रत्येक कोशिका के अंदर 3 चीज़ें दिखाई देगी आपको। एक तो प्लाज्मा देखने को मिलेगा, प्लाज्मा झिल्ली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको केंद्रक यानी न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाएगा। ओके, बात करते हैं हमारे पास प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, कोशिका की बाहरी परत होती है, ठीक है। कोशिका के घटकों से बाहरी आवरण से अलग करती है तथा प्लाज्मा झिल्ली में पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। अन्य पदार्थों की गति भी रोकती है। मतलब क्या है, एक प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है वो हमारे क्या काम करती है कि पदार्थ, एक सबसे भारी परत होती है और पदार्थों को है वो क्या है अंदर आने से रोकती और आने देती है, जिससे कि क्या होगा, हमें जिस पदार्थ की ज़रूरत होगी वो मिलेगा और जिस पदार्थ की ज़रूरत नहीं होगी उसको रोक देगा, ठीक है। और जो हमें नहीं चाहिए उसको बाहर फेंक देगा। इस तरीके से परफॉर्म करती है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किस तरीके से वर्क करता है ना, कोई भी चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ किस तरीके से वर्क करती है। देखो पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक की ओर होती है। क्या, पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर कोई भी पदार्थ फ्लो करेगा, मतलब बहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, विसरण कहेंगे, यानी डिफ्यूजन कहेंगे। ओके, अब आते हैं हमारे पास, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड देखो एक कोशिकीय अपशिष्ट जिसका निष्कासन आवश्यक है, ठीक है। एक कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, मतलब एक कोशिका में उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी और दूसरी में कम है तो वहाँ जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम वाले में डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं विसरण क्या होता है। विसरण जल के लिए भी विसरण का नियम लागू होता है। अब जहाँ पे जल के, देखो क्या बोला, जल के अणु में विभेदन वर्णनात्मक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा हो तो प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा हो तो प्राशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राशन कहते हैं। अब इस प्राशन को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन तक अगर वाटर फ्लो होता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, मतलब डिफ्यूजन जैसा ही है, ठीक है, डिफ्यूजन ही है, पर ये वाटर के केस में तो इसलिए हम उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे बात करते हैं। देखो इसके 3 स्पेसिफिक फंक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हो सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, एक शर्करा एक नमक का मात्रा में कम, जल में की मात्रा ज़्यादा में रखा तो जल का प्राशन विधि होगा। देखो क्या कर दिया, एक बीकर बना दिया, यहाँ पे मैंने किशमिश डाल दिया, ठीक है। उनने बोला कि जल में शर्करा नमक की मात्रा कम कर दे। अगर इसने नमक की मात्रा कम कर दी, शर्करा की मात्रा कम कर दी, क्या कम कर दी, तो जल का प्राशन विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे कम होगा हमारा नमक और शुगर, तो यहाँ से ज़्यादा, यहाँ वाटर ज़्यादा होगा, यहाँ वाटर कम होगा, तो ये यहाँ से अंदर की ओर चले जाएगा। अंदर किया जाएगा तो क्या, इसे क्या बोलेंगे, अल्प पराशील दाब विलयन कहेंगे।
और ये जो होगा फूल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक फूल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक, किशमिश क्या हो जाएगा भाई लोगों, फूल जाएगा। समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो वही चीज़ बता रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक है, इसीलिए क्या होता है, वो फूल जाता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ अंदर ही जा रहा होगा, यूनिडायरेक्शनल नहीं है भाई, दोनों डायरेक्शन में जाता है, वो दोनों दिशाओं में जाता है, वो आता भी है जाता भी है। पर आने वाला जो जाने मतलब जो सेल के अंदर यानी किशमिश के अंदर जो वाटर जा रहा होगा उसकी संख्या ज़्यादा होती है, उसका फ्लो ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो उधर जा रहा है, कि दो डायरेक्शनल में, दोनों डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास, यदि देखो बाह्यतम सांद्रता कोशिका में स्थित सांद्रता से ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। शुद्ध गति नहीं होगी मतलब कि देखने को नहीं मिलेगा, होगा इनके बीच में गति होगी, कुछ मॉलिक्यूल बाहर आएंगे तो कुछ मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, तो जैसे 3 मॉलिक्यूल अंदर आएंगे तो 3 मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, तो उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा मेरे भाई, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ओके, यहाँ बात करते देखो, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई है उतनी ही बाहर आएगी। सही बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको संप्रासरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्रासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, आ जाओ तीसरे टॉपिक पे। देखो क्या इसमें क्या होता है, अतिपरासरी दाब। अतिपरासरी दाब में क्या होता है कि बार जो होगा आपका ज़्यादा होगा, क्या विलेय पदार्थ जो घुला हुआ है। ठीक, और वाटर कम होगा और वाटर अंदर ज़्यादा होगा, तो वाटर बाहर जो अंदर था अंदर से बाहर आ जाएगा, मतलब कि किशमिश के अंदर पानी जो था वो बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सुगड़ जाएगा, आएगा तो क्या हो जाएगा, सुगड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल के से अधिक सांद्र, अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, तो जल का प्राशन द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति पराशरी दाब कहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया है। हम जब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर मतलब कि जब हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद एनसीईआरटी के जो एग्जाम प्लस है, क्रियाकलाप है, भाई सारों को गर्दा मचा देंगे। आपको ऐसे बताएंगे कि आप बोलोगे हाँ यार सही बोला, ऐसा ही होता है, हमने घर पे देखा है, एक्सपेरिमेंट में देखा है, अभी करके देखेंगे तो अभी क्या पता चल जाएगा, ऐसा बोलोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हमारे पास इस पे कि एक कोशिकी जो होते हैं, मतलब जो यूनिसेलुलर जो सेल्स होते हैं, जीव्स होते हैं, यूनिसेलुलर जो है वो अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादपों प्राशन द्वारा जल ग्रहण करते हैं। मतलब कि जो यूनिसेलुलर क्या कहते हैं एनिमल्स होते हैं वो, और एनिमल जो प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर को इंटेक्ट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, हमारे ऑस्मोसिस के थ्रू ही करते हैं। और जो हमारी रूट होते हैं, प्लांट के रूट होते हैं, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही क्या करते हैं, जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। यही हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखो क्या लिखा है कि विषम कोशिका को अपनी बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कि विषम क्या करता है, कोशिका से क्या विषम क्या करता है, देखो कोशिका जो सेल्स होती है ना, उसके बाहरी वातावरण में जितने भी भोज्य पदार्थ होंगे खाने योग्य, तो उन सबको क्या करता है, लेने में हेल्प करता है। अब आ जाओ हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास देखो 3 इंपॉर्टेंट थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंड उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। तो अभी बात करते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म के बारे में। देखो साइटोप्लाज्म में क्या है, एक लचीला चीज़ होती है, कि लचीली चीज़ जो कार्बनिक अणु के लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। अब मैं बता दूँ आपको यहाँ पे कि लिपिड आपको देखने को मिल जाएगा कम और प्रोटीन देखने को मिल जाएगा ज़्यादा। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक को छूट गया क्या, देखो कोशिका झिल्ली लचीलापन एक कोशिकीय जीवों फिर कोशिका से बाहर से भोजन पदार्थ तथा ग्रहण करने में सहायक करती है, और इसे क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये वाली लाइन में कवर नहीं किया, ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला है कि कोशिका झिल्ली लचीलापन एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, बाह्य वातावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करती हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं,
एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको इतने बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको इंडोसाइटोसिस क्या है दिमाग में छप जाए कि हाँ कोई भी मतलब एक कोशिकीय जीव कोई भी भोज्य पदार्थों को बाहर से इंटैक्ट करके ले रहा होगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसे क्या बोलेंगे? इंडोसाइटोसिस कहेंगे। क्या बोलेंगे? इंडोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक है, बात करते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। तो सेल वॉल प्लांट में देखने के अक्सर हमने प्लांट में देखा है कि सेलुलोज की मतलब सेलुलोज की बनी होती है प्लांट में सेल वॉल। और सेलुलोज एक क्या होता है? एक बहुत जटिल पदार्थ होता है जो पौधों की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। मतलब कि दृढ़ता प्रदान करता है मतलब उसको संरचनात्मक मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है। दृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि पादप कोशिका में पादप कोशिका में परागण द्वारा अपने पानी की हानि हो तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। जीवदेव कुंचन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जीवदेव कुंचन कहते हैं। मतलब कि परागण के थ्रू, अब देखो बाहर एक चीज़ बताओ, कोई भी सेल है अगर वहाँ पे वाटर कम है और वाटर अंदर ज़्यादा है, वहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है सॉल्यूट का और यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो वाटर हमारा जो है वो हमारी बॉडी से बाहर चले जाएगा। अगर हमारी बॉडी से वाटर बाहर चले जाएगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। समझ रहे हो? बॉडी क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो इसे ही बोलते हैं जीवदेव कुंचन। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिस तरीके से है उस तरीके पर बात करते हैं। हाँ देखो क्या लिखा है, केवल जीवित कोशिकाओं में परागण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में होती है। देखो जो परागण है ना, परागण के द्वारा जल अवशोषण जो कर सकते हैं वो सिर्फ क्या है? लिविंग सेल्स ही कर सकते हैं, डेड सेल्स नहीं कर सकते। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास कोशिका भित्ति जो है कवक बैक्टीरिया कोशिकाओं की अपेक्षा के तनु सॉल्यूशन जो होता है अल्पदाबी विलयन में बिना फटे रखती है। देखो वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। मुझे पता है, जितना मुझे पता है कि चीज़ें फूल जाती है, ये चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं केंद्रक की। देखो केंद्रक में क्या होता है, आपको पता है कि केंद्रक में क्या देखने को मिलेगा। केंद्र को देखने से पहले हम केंद्र को देखेंगे कैसे? क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो उसको हम क्या करते हैं? आयोडाइज कर मतलब आयोडीन की कुछ बूंद डाल देते हैं उसकी झिल्ली पे, जिससे कि हम उसको देख सकें। नहीं तो हम उसको उस आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्र में जो है अधिक गहरे रंग की प्रतीत होती है, जिसे कुछ कम दिखता मतलब उसमें दिखेगा नहीं। ठीक है, कोशिका अंगों में आयोडीन विलयन की जगह पे, अब भाई आयोडीन विलयन की जगह पे आप यूज कर सकते हो सेफ्रिन। क्या? सेफ्राइनिन, सॉरी मैं सेफ्रिन ही याद कर रखा मैंने भी। सेफ्रानिन, क्या? सेफ्रानिन और क्या? मेथिलीन ब्लू करके इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं केंद्रक के तो केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत होती है। क्या होता है? केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत होती है, मतलब कि दो झिल्ली होते हैं। उसके बाद बात करें इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके थ्रू वो क्या कहते हैं, जो उसके अंदर छिद्रों के थ्रू केंद्र के अंदर का कोशिका द्रव्य है वो बाहर जा सकता है। न्यूक्लियस का कोशिका द्रव्य क्या है वो बाहर जा सकता है। ठीक है, केंद्र के पास क्रोमोसोम होता है, सही बात है। और क्रोमोसोम होगा तो कोशिका विभाजन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब कोशिका हेल्प करेगा तो कोशिका के जो क्रोमोसोम है उसके अंदर आनुवंशिक गुण होंगे। आनुवंशिक गुण किस में होते हैं? हमारे डीएनए में होते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद बात करें हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर डीएनए प्लस प्रोटीन देखने को मिल जाएगा, वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। बात करें डीएनए जो है वो क्रियात्मक खंड है किसका? जीन का। किसका खंड है? क्रियात्मक खंड है हमारे जीन का। ठीक है, देखो आगे आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे कि बैक्टीरिया के 4 शेप के मतलब शेपों के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, वो आगे वाली क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम होता है। क्या? कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं देखने को मिलती। इसमें केंद्रक झिल्ली देखने को नहीं मिलती। क्या देखने को मिलती? नहीं मिलती। केंद्रक झिल्ली में देखने को नहीं मिलती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसमें अस्पष्ट क्या क्रोमेटिन पदार्थ होता है जो जिसे केंद्रकाई कहते हैं, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट, अगर जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकैरियोट कहते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोट कहते हैं। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में किस तरीके से आप पुष्टि करोगे? आप ध्यान देख लो। देखो जो प्रोकैरियोट होते हैं उन पर प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया क्लोरोफिल झिल्ली पुटिका होती है। जो झिल्ली पुटिका होती है वो
पुटिका के रूप में देखने को मिल जाती है, पुटिका के साथ या पुटिका के रूप में देखने को मिल जाती है, ठीक है। जबकि हम यूकेरियोट में देखते हैं तो उसमें क्लोरोफिल क्या कहते हैं प्लास्टिड में होता है, क्या है क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है, और वहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो झिल्ली का दाग क्या है पुटिका में होता है, झिल्ली दाग क्या होता है पुटिका में होता है। अब बात करते हैं हमारे वहाँ कोशिका द्रव, जो हम बात करते हैं कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म के बारे में बात करने से पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन का बहुत दिक्कत होता है, पॉज कर जाता है। साइटोप्लाज्म में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है उसमें आपको PDF आपके इसी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप इसके साथ साथ और चैप्टरों को भी देख ले, जिससे आपके वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए और क्वेश्चन कितना डीप बनाया जा सकता है उसके बारे में भी हम जान लेंगे। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंग भी नहीं होते, मतलब क्या झिल्ली युक्त क्या नहीं होते, अंग नहीं होते, क्योंकि यूकेरियोट में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एसेसनिज्म बन जाता है भाई, यहाँ पे एसेसनिज्म नहीं भी बनेगा तो स्टेटमेंट बेस पक्का बन जाएगा, कि स्टेटमेंट बेस किस तरीके का कि प्रोकैरियोट कोशिका में वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंग नहीं होते हैं, स्टेटमेंट एक। स्टेटमेंट दूसरा, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंग नहीं होते हैं, 2। अब पहला सही है कि दूसरा गलत है, बताओ। जो भी बोला दोनों सही है, मतलब क्या सही है कि पहला जो मैंने बोला कि प्रोकैरियोट कोशिकाओं में वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्ली अंग नहीं पाए जाते, ये बात भी सही है। और जो मैंने बोला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंग नहीं पाए जाते हैं, ये भी हमारा क्या है, नहीं है, वो गलत है। तो मैंने ये तो बोला था कि पहला सही है कि दूसरा गलत है, तो गलत है, तो मैंने दोनों बातें सही बोली, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखो, वायरस जो है, वायरस को किसी भी उसमें नहीं रखा गया, किसमें, किंगडम पे नहीं रखा गया, ठीक है। उसको ये बाद में आगे किंगडम वर्ड आएगा तो उसमें नहीं रखा गया है, और इसमें झिल्ली नहीं होती। जीव के गुण जो होते हैं इसमें अभिलाक्षणिक होते हैं, जब तक का ये किसी भी कोशिका के अंदर जाकर उसकी मशीनरी का मतलब उपयोग कर गुणन नहीं कर लेते, तब तक का वो क्या होता है, डेड होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक या यूकेरियोटिक की बात करें, डिफरेंस देख लेना भाई। डिफरेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आप लोग को बताना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना अगर डीपली में पढ़ लो तो आपको आता होगा और आप बनाना भी लोगे। कोशिका अंग, देखो कोशिका अंग क्या है। कोशिका अंग प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिसमें कि उसमें स्थित बाह्य पदार्थ वातावरण से अलग रहते हैं। बाह्य पदार्थ जो है वातावरण से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। देखो, अब देखो हमको क्या देखने को मिलता है, एक तो एक अंतःपरदवी जालिका, मतलब क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं जिसे, ये क्या कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है। और कोशिका अंगों के महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, यानी ER यानी अंतःपरदवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका, ठीक है। अंतःद्रवी जालिका क्या होता है कि एक इसमें जालिका देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये सीट लाइक होती है, नलिका लाइक होती है, बहुत बड़ा तंत्र होता है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, लंबी नलिका देखने को मिलती है, ये गोल आकार का होता है, आयताकार होता है, इसमें पुटिका देखने को मिल जाती है। उसके बाद इसमें हम बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं, क्या दो, एक तो होता है ER, एक तो RER, एक तो होता है SER। RER एक SER, जो RER होता है राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और SER होता है उसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो रफ को खुद ही बोल रखा है और स्मूथ को चिकनी बोल रखा है, ठीक है। अब यहाँ बात करें, देखो रफ जो है उसमें राइबोसोम देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो राइबोसोम है वो क्या कहता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, मतलब कि राइबोसोम की फैक्ट्री तो हमारी न्यूक्लियस है। अगर हम इसमें बोल देता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहाँ है, तो हम बोलेंगे राइबोसोम है, ठीक है। RER जो है उस तैयार करती है प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER में कोशिकाओं के अन्य भागों में भेज देता है, ठीक है। और जो हमारा SER है, SER जो है हमारा फैट एंड लिपिड के लिए सेंटर है, ठीक है, फैक्ट्री बोल सकते हो आप, ठीक। देखो, कोशिकी क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली से बने में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं एंजाइम एंड हार्मोन की बात ही कार्य करते हैं, तो कोशिका में ER विभिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। आप ये डायग्राम देख लेना, हमारा जंतु कोशिका का, इम्प्लांट कोशिका का, वो डायग्राम देख लेना। अब बात करते हैं हमारे गोल्जी उपकरण, क्या बात करते हैं, हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के
ऊपर समांतर रूप से सजा होता है। क्या होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स? क्या होता है? एक ऐसा ऐसा देखो कैमेलो गोल्जी ने इसको बारे में बताया था, और उन्होंने ये बोला कि एक दूसरे के ऊपर जो उनका तंत्र होता है, पुटिकाएं होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है सजी होती है समांतर रूप में। ठीक है, समांतर रूप में क्या होती है सजी होती है, जिसे क्या कहते हैं गोल्जी एपेटस यानी गोल्जी उपकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, संपर्क या झिल्ली से होता है। जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र दूसरे भाग से बनाती हैं। सॉरी, आ जाइए आप बात करते हैं। देखो इयाज में जो है संश्लेषित पदार्थ जो है वो गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं उन कोशिका के बाहर एवं अंदर के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। कार्य क्या करते हैं? पुटिका जो है पदार्थों का संचयन करती है, रूपांतरण करती है और बंद करना, ये इसका काम है। मतलब क्या है? पैकेजिंग करना, पैकेज बंद करना मतलब पैकेजिंग करना, कन्वर्जेशन करना, पदार्थों को संचयन करना, स्टोर करके रखना, वो चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, उसके बाद जो गोल्जी है उसके थ्रू ही लाइसोजोम बनाया जाता है। जो लाइसोजोम के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो लाइसोजोम क्या है? उसमें झिल्ली युक्त संरचना होती है, और जो पाचन एंजाइम होते हैं वो आर जो है एंजाइमों से बनाते हैं। ठीक है, जो लाइसोजोम होते हैं वो अवशिष्ट निपटाने वाले तंत्र होते हैं। अवशिष्ट निपटाने वाले मतलब जो हमारे वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करते हैं निपटा देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल की जगह पे अपने आप को क्या कर लेता है वो क्षति पहुंचा देता है, अपने आप को क्या पहुंचा देता है क्षति पहुंचा देता है। तो इसको भी क्या बोलते हैं सुसाइड बैग बोलते हैं। क्या इसको क्या बोलते हैं सुसाइड बैग बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आत्मघाती थैली बोलते हैं। तो लाइसोसोम फट जाते हैं तो एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसीलिए लाइसोसोम की कोशिका आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब आइए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेम लाइक प्लास्टिड और दोनों में सेम होता है, कभी बात आ ही जाएगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, बिजली का घर कहते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली देखने को मिल जाती है। बेती झिल्ली जो होती है अतिवलित होता है, जो क्या कहते हैं वलय जो है एटीपी बनाते हैं। किससे बनाते हैं एटीपी? जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस से जो हमारे NADPH और FADH होते हैं उससे हमारे क्या पे ये बन जाता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया है ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ऊर्जा के रूप में प्रदान की जाती है, कोशिका ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक यौगिक में जो ATP संचित होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो अंतर झिल्ली इतनी वलय की होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ा सके। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ना उससे उतना ज़्यादा काम कराया जा सकता है, तो उसी के थ्रू उतनी ज़्यादा ATP फॉर्मेशन होगी। समझ रहे हो? माइटोकॉन्ड्रिया अंतर्भूत अंग है जिसमें अपना DNA अपना राइबोसोम होता है और कुछ प्रोटीन भी स्वयं बनाती हैं वो। ठीक है, अब बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड केवल प्लांटों में देखने को मिलता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोफिल वर्णक होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण आवश्यक होता है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले नारंगी रंग के वर्णक होते हैं जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। प्राथमिक रूप से अंग स्टार्च, तेल हो गया, प्रोटीन हो गया, इन चीज़ का क्या करते हैं, इन चीज़ को क्या करती है स्टोर करती है। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के जो भीतर होता है बहुत सी झिल्ली देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे स्टोमा में स्थित होती है। ठीक, जो प्लास्टिड हो गया उसकी बाहरी संरचना के आधार पर मतलब बाहरी दिखावट के आधार पर, बाहरी मतलब उसके लेयर के आधार पर, उसके पास कितनी झिल्ली होती है उसके आधार पर दोनों क्या होती है सेम होती है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी अपना DNA एंड राइबोसोम होता है, इसीलिए ये सेम है। ठीक है, अब राजधानी यानी वैक्यूल्स की बात करते हैं। तो वैक्यूल्स जो है प्लांट में बहुत बड़ा देखने को मिलता है और एनिमल्स में बहुत ही छोटा देखने को मिलता है। प्लांट में हमारा 90% देखने को मिल जाता है। ठीक है, जंतु में छोटा देखने को मिलेगा और पादप प्लांटों में बड़ा देखने को मिलेगा। राजधानी ठोस द्रव पदार्थों से संग्रहित थैली होती है। ठीक है, अब देखो कोशिका के अंदर जो होता है द्रव्य भरा रहता है, जो ये कोशिकाएं स्फीत कठोरता प्रदान करती हैं, और इसके अंदर जो होता है जी ये अमीनो अम्ल जो अम्ल हो गया, शर्करा हो गया, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, कुछ प्रोटीन, इन चीज़ों क्या करती है होती है। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा हो गया, इसमें खाद्य जो राजधानी इनके जो उपभोग के रूप में खाद्य पदार्थ होते हैं
इस चीज़ में हेल्प करते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन में देखो, कोशिका विभाजन में ना दो ही तरीके की होती है। एक तो होता है हमारा मतलब समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे सूत्री विभाजन लिखा है सिर्फ, ठीक है। एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है ये सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन? तो इसके बारे में आ जाइए, दो प्रकार के होते हैं। तो सूत्री विभाजन में क्या होता है ना कि सूत्री विभाजन में क्या होता है कि वो अपने मात्र कोशिका के बराबर, मतलब विभाजन होता है तो उसके जो पेरेंट सेल है वो मात्र कोशिका के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? मात्र कोशिका के बराबर होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। देखो, प्रत्येक कोशिका अपनी मात्र कोशिका भी कहते हैं, मात्र कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समूह संतति बनाती है, जो संतति गुणसूत्रों में संख्याओं में मात्र कोशिका के समान होता है। ठीक है, जीवों में वृद्धि, ऊतकों में मरम्मत में सहायता करती है। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो आता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, और 4 डॉटर सेल्स के बाद आधी क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या होती है। आधी गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखो, मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया हो, और इसमें कुछ ज़्यादा ही फास्ट किया मैंने, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता, और हम तो यहाँ सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करने ही आए हैं कि हाँ, एनसीईआरटी का हर एक लाइन डिकोड करके हर एक लाइन की डीप से लगा लिया हमने वाट। तो धन्यवाद।